मुंबई के बाहरी इलाके में बसी एक छोटी सी बस्ती थी। इसी बस्ती में रमेश अपनी पत्नी सीता, 9 साल की बेटी वैष्णवी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था। उनके जाने के बाद से ही रमेश ने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके अपनी माँ, पत्नी और बेटी का पेट पालता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम खराब रहने की वजह से उसकी फसल भी ठीक नहीं हो रही थी। परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। सर्दियों के दिन थे और इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। एक सुबह जब सब लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, रमेश की माँ अचानक बीमार पड़ गईं। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सीता, माँ की हालत खराब हो रही है, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मजबूरन रमेश को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। उस जमीन से मिले पैसों से उसने माँ का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के जाने का गम तो था ही, साथ ही जमीन बेचने का दुख भी रमेश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जमीन बेचने के बाद अब रमेश के पास कोई साधन नहीं बचा था। उसने पास के बड़े खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। सीता ने भी बस्ती के ही एक अमीर आदमी सेठ धर्मपाल के घर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। धर्मपाल सेठ स्वभाव से बेहद कठोर था। सीता, तुम हर दिन देर से आती हो। अगर ऐसे ही काम किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करिए सेठ जी, आज ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए देर हो गई। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटा दूंगी। सेठ के कठोर व्यवहार के बावजूद सीता चुपचाप काम करती रही। वह जानती थी कि अगर उसने नौकरी खो दी तो घर का गुजारा और भी मुश्किल हो जाएगा। इस साल ठंड ने पूरे इलाके में कोहराम मचाया हुआ था। तापमान 0 के करीब पहुंच चुका था। रमेश दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात में ठंड से बचने की कोशिश करता। सीता, इस साल की ठंड तो जानलेवा है। पता नहीं ये ठंड कैसे कटेगी। हमें किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी। घर में अलाव जलाना चाहिए। वैष्णवी को भी ठंड लग रही है। रमेश और सीता की बेटी वैष्णवी बहुत प्यारी और चुलबुली बच्ची थी, लेकिन इस भयानक ठंड ने उसकी हंसी खुशी छीन ली। एक रात उसे तेज बुखार हो गया। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वैष्णवी कांपते हुए बोली। रमेश ने उसका माथा छुआ तो वह तप रहा था। सीता, हमें तुरंत वैद्य जी को बुलाना होगा। वैष्णवी की हालत खराब हो रही है। रमेश ने घबराते हुए कहा। उस रात ठंड अपने चरम पर थी। रमेश वैद्य जी को बुलाने के लिए घर से निकल पड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, इतनी ठंड में कैसे पहुंचूंगा।
इधर घर में सीता अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान हो रही थी। वैष्णवी का शरीर ठंडा पड़ने लगा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। सीता ने रोते हुए प्रार्थना की। रमेश जैसे तैसे वैद्य जी के घर पहुंचा, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, वैद्य जी घर पर नहीं थे। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी मेरी राह देख रही है। वह तेज बारिश और ठंड में घर की ओर भागने लगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी दुनिया उजड़ गई। सीता, वैष्णवी को क्या हुआ? उसकी आंखें क्यों बंद है? रमेश ने घबराते हुए पूछा। वैष्णवी अब इस दुनिया में नहीं थी। ठंड और बुखार ने उसकी मासूम जिंदगी छीन ली थी। उधर बस्ती के बुजुर्ग रामलाल चौपाल में गांव वालों को इकट्ठा कर रहे थे। सुनो, इस बार की ठंड जानलेवा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो और भी लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। हमें जंगल से लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने का इंतजाम करना होगा। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक कौन जाएगा? ठंड में हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो कई और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। अगली सुबह जब गांव वाले रमेश के घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे स्तब्ध रह गए। रमेश और सीता दोनों वैष्णवी के पास बैठे थे। ठंड ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। गांव वालों के लिए यह एक बड़ी त्रासदी थी। यह कहानी रमेश, सीता और वैष्णवी की नहीं, बल्कि उन सभी गरीबों की है जो ठंड और गरीबी से जूझ रहे हैं। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक जिज्ञासु लड़के अमन की है, जो जंगल के रहस्यों के बारे में जानने का बेहद शौकीन था। एक दिन अमन ने सोचा कि उसे अपने गांव के पास के जंगल में जाकर वहां की जिंदगी को करीब से देखना चाहिए। उसके माता पिता ने उसे बार बार समझाया कि जंगल जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमन के दिल में साहस और जिज्ञासा का तूफान उमड़ रहा था। एक दिन बिना किसी को बताए अमन जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, वहां के हरियाली और पेड़ों की ऊंचाई देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट थी, जो उसे असीम शांति और रोमांच का एहसास दिला रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जंगल के भीतर उसे क्या-क्या रोमांचक और रहस्यमय चीजें देखने को मिलेंगी। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही अमन ने एक जोरदार आवाज सुनी। यह आवाज किसी बड़े जानवर के पैरों की थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक विशालकाय हाथी दिखाई दिया। अमन पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसके दिल में हिम्मत आई और उसने हाथी से कहा, नमस्ते हाथी जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ प्यारे बच्चा। तुम यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे जंगल के बारे में जानना है। क्या आप मुझे जंगल के बारे में सिखा सकते हैं? अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो? ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन सावधान रहना। हाथी अमन को लेकर जंगल की गहराई में ले गया और उसे पेड़ों, जंगली फूलों और झीलों के बारे में बताने लगा। अमन इन सब चीजों को देखकर बेहद खुश था और आश्चर्यचकित भी था। चलते चलते वे दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक टाइगर आराम से बैठा हुआ था। अमन थोड़ा सहम गया और हाथी के पीछे छिप गया। हाथी ने उसे समझाया, डरो मत, ये बाघ मेरा दोस्त है।
अगर तुम शांति से रहोगे तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाघ ने अमन को देखते ही पूछा, अरे ये कौन है हाथी? ये तो तुम्हारे साथ नया मेहमान है। यह अमन है, हमारे जंगल में नए दोस्त बनने आया है। ये हमारे बारे में जानना चाहता है। बाघ ने अमन को अपनी आंखों से डराने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। हम बाघ बहुत ही बहादुर और फुर्तीले होते हैं। हमारे पंजों में इतनी ताकत होती है कि हम बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम हमारे जंगल के मेहमान हो। अमन बाघ की बातें सुनकर चौंक गया। उसे बाघ से डर तो लग रहा था, लेकिन बाघ के आत्मविश्वास और दोस्ताना स्वभाव से वह कुछ हद तक निडर हो गया था। कुछ दूर और चलते हुए अमन और हाथी एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक ऊंची गर्दन वाला जिराफ खड़ा था। वह अपने लंबे पैरों और गर्दन की वजह से बहुत अनोखा दिख रहा था। अमन की आंखें उसकी ऊंचाई देखकर फटी की फटी रह गईं। आप तो बहुत ही ऊंचे हैं। क्या आप मुझे ऊपर से सब कुछ दिखा सकते हैं? जिराफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ। अमन ने ऊपर से देखा तो उसे पूरा जंगल नजर आने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह जंगल के बीचों बीच किसी जादुई दुनिया में है। तभी जिराफ ने बताया, हम जिराफ बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और हमारी ऊंचाई हमें दूर दूर तक देखने में मदद करती है। हम अपने परिवार को किसी भी खतरे से पहले ही आगाह कर सकते हैं। अमन ने जिराफ से कहा, आप सब इतने अच्छे और मददगार हो। मैंने सोचा नहीं था कि जंगल के जानवर इतने दोस्ताना हो सकते हैं। अमन ने जिराफ से उतरने के बाद फिर से जंगल में चलना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी, जो अपनी कुटिया से बाहर झांक रहा था। अमन ने उसे देखते ही आवाज दी, अरे खरगोश भाई, तुम बहुत प्यारे हो। खरगोश ने खुशी खुशी कहा, तुम भी प्यारे हो। तुम्हें जंगल का मजा आया? हाँ बहुत। तुम लोग तो बहुत मजेदार हो। खरगोश ने एक छोटे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें जंगल का रहस्य बताता हूँ। खरगोश ने उसे उस रास्ते पर लेकर चलना शुरू किया। रास्ते में अमन ने देखा कि कुछ चमकीले फूल थे, जिनसे बहुत मीठी खुशबू आ रही थी। उसने महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ खतरनाक जानवरों का नहीं, बल्कि अद्भुत चीजों से भरा हुआ था। चलते चलते अमन ने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई, आप सब इतने अच्छे हैं, फिर लोग आपसे क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को हमारे बारे में गलतफहमी होती है। वे समझते हैं कि जंगल का हर जानवर खतरनाक होता है, लेकिन यह सच नहीं है। हर जानवर अपने तरीके से खास होता है और अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखता है। अमन को ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि जंगल में जानवर और इंसान आपस में दोस्त बन सकते हैं। बस जरूरत है तो एक दूसरे को समझने की। जब अमन वापस लौटने लगा तो सभी जानवरों ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाने का वादा किया। अमन ने सभी से विदा ली और हाथी, बाघ, जिराफ और खरगोश की मदद से वह सुरक्षित अपने गांव वापस पहुंच गया। अगले दिन जब अमन ने गांव वालों को जंगल के अपने दोस्तों के बारे में बताया, तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अमन को पता था कि उसने जीवन में एक अनमोल अनुभव हासिल किया है और जंगल के जानवर उसके सच्चे दोस्त हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने डर को दूर करके नई चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर कोई, चाहे वह जंगल के जानवर हो या इंसान, अपने में खास होता है और दोस्ती से हम किसी भी दूरी को खत्म कर सकते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन किस्मत
हिम्मत हमेशा उसके साथ नहीं रहती थी। हर दिन वह अपनी छोटी सी नाव लेकर गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने जाता, पर मुश्किल से ही कुछ मछलियां पकड़ पाता। एक दिन रामू तालाब के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कैसे वो अपने परिवार का पेट भरे। तभी उसे तालाब में पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। रामू ने अपने जाल को पानी में डाला और उसे खींचा। जब उसने जाल को बाहर निकाला तो उसमें 3 अनोखी सुनहरी मछलियां फंसी हुई थी। रामू ने पहले कभी ऐसी मछलियां नहीं देखी थी। जैसे ही उसने मछलियों को छुआ, उनमें से एक मछली ने बोलना शुरू किया। रामू, हम साधारण मछलियाँ नहीं हैं, हम जादू की मछलियाँ हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए आई है। रामू ने हैरान होकर पूछा, मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मछली ने उत्तर दिया, तुम हमें वापस पानी में छोड़ दो और हम तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। रामू ने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वापस पानी में छोड़ देता हूँ। मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरे परिवार के लिए पर्याप्त खाना हो। मछली ने कहा, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम्हें खाना मिलेगा। रामू ने मछलियों को वापस तालाब में छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में ढेर सारा खाना रखा हुआ है। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश थे। रामू ने अगली सुबह तालाब पर जाकर दूसरी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बड़ी नाव हो ताकि मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकूं। उसी क्षण तालाब के किनारे एक सुंदर और बड़ी नाव प्रकट हो गई। रामू ने खुशी खुशी नाव को देखा और धन्यवाद कहकर अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोचने लगा। तीसरी सुबह रामू तालाब पर जाकर बोला, मेरी तीसरी इच्छा है कि हमारे गांव के सभी लोग खुशहाल और समृद्ध हो। मछलियों ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में गांव में खुशहाली और समृद्धि फैल गई। सभी लोग गांव में अच्छे से रहने लगे और गांव की हालत बदल गई। रामू अब सिर्फ एक साधारण मछुआरा नहीं था, बल्कि गांव के सबसे सम्मानीय व्यक्ति बन गया। इस तरह रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे जादू की मछलियों का आशीर्वाद दिलाया, जिससे न केवल उसका जीवन बदल गया बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल गई। और इस तरह रामू और उसका गांव हमेशा के लिए खुशहाल रहे।